गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमारा चैप्टर चल रहा था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने इसमें डॉबेराइनर का जो कथन था वो देखा, न्यूलैंड का जो नियम था वो देखा, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी। अभी हम देखते हैं मोज़ेले का आधुनिक आवर्त सारणी जो हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था कि तत्वों के गुणधर्म, उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है कि तत्वों का गुणधर्म, उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इस सारणी के द्वारा समस्थानों की समस्थानिक जो होते हैं उनकी स्थिति को भी स्पष्ट किया गया। यहाँ पे जो परमाणु संख्या थी उसको हमने Z से निरूपित किया। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो ही पदार्थ की क्या होती है, परमाणु की संख्या होती है, और उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, Z से व्यक्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसने बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। ठीक है, और जो मेंडलीव ने बताया था उन्होंने क्या बताया था, 8 स्तंभ और 6 क्षैतिज पंक्तियां बताई थी। इन्होंने क्या बता दिया, 18 स्तंभ होते जिनको हम ग्रुप कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियों को यानी आवर्त कहते हैं, उनमें आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है कि किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की संख्या क्या बताई उन्होंने, समान बताई। कि एक तत्व जो एक आवर्त चल रहा है उसमें जो कोशों की संख्या बताई है तत्वों के, वो क्या होती है, समान होती है। ऐसे नहीं होता कि एक आधा एक ज्यादा कोश बता दे, उसमें एक कोश कम बता दे, ये चीज यहाँ नहीं चलती है। क्या अगर एक आवर्त है तो एक आवर्त में कोशों की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। और जैसे जैसे समूह में नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले जो परमाणु संख्या होती है उसको Z से निरूपित किया। इसमें 18 स्तंभ होते हैं, 7 जो होती है क्षैतिज आवर्त पाए जाते हैं। फिर हमने बताया कि कोशों की संख्या कब बढ़ती है, जब हम समूह में कैसे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है कि कोशों की संख्या जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे निर्धारित की जाएगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, वो होता है 2n²। n जो होता है इसमें n बराबर जो होगा वो कोशों की संख्या होती है। जैसे K कोश है, L कोश है, M कोश है, ऐसे अलग अलग कोश होते हैं। यहाँ पे मैं अगर K कोश की संख्या n बराबर 1 है और उसको अगर रखती हूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, तो K कोश में कितने तत्व आ जाएंगे, 2 तत्व आएंगे। वैसे अगर L कोश में देखती हूँ तो आते 8, तो 8 तत्व किस में आ जाएंगे, L कोश में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चलता है, 2n² के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह n बराबर 3 करके m की संख्या भी आगे से आगे हम निकाल सकते हैं। तो हमने जो ये आधुनिक आवर्त सारणी देखी, इसमें सारे नियम और सारे जो सिद्धांत होते हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे थे, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है कि कौन कौन से टर्म्स को इसमें काम में लिया गया। वो होता है सबसे पहला कि संयोजकता। संयोजकता से आप क्या समझते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। यानी संयोजकता हम क्या कहेंगे कि जैसे आपने एक परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अब उसके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी संयोजकता कहेंगे। अगर उसमें बाई चांस 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो 2 संयोजकता। ऐसे नहीं कर सकते आपके 8 उपस्थित है तो 8 संयोजकता। 8 होते ही वो परमाणु अपने आप में पूर्ण हो गया, उसका जो कोश है अपने आप में पूरा फुलफिल है। तो फुलफिल होने के बाद में हम उसकी संयोजकता को निर्धारित इस तरीके से नहीं करते। तो सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उसके किस को निर्धारित करती है, उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता को। अथवा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ते हैं, साझा करने की जरूरत होती है, उन तत्व की
संयोजकता कहलाती है। यानी जैसे ही बाह्यतम कोश है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अपने बाह्यतम कोश का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वहां पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कम पड़ रहे, तो वो 2 क्या करेगा, किसी और तत्व से बोरो कर लेगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता होगी। पर कैसे होगी, माइनस में, यानी ऋणात्मक संयोजकता हो जाएगी। यही अगर उसके पास में 8 की जगह 10 है और किसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उससे दे दिया, तो वो क्या करेगा, धनात्मक संयोजकता 2 की कहलाएगी। ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पर उसका वायतम कोश पूरा हो जाता है, तो वो जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो ही उस पदार्थ के तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। फिर से रिपीट कर लो कि इसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन देने या लेने या साझा करने की जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो ही तत्व की संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु साइज कैसे आप देखा जाएगा। तो परमाणु साइज जो होती है वो भी वायतम कोश से देखते हैं हम, कि केंद्र से वायतम कोश तक के बीच की जो दूरी होती है, यानी वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, और वो ही किसी परमाणु की साइज को निर्धारित करती है। कैसे होगा वो देखते हैं कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से वायतम कोश की दूरी ही उसके परमाणु साइज कहलाती है। आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु का साइज क्या होता है, यानी त्रिज्या घटती है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो परमाणु साइज क्या होगी, कम होगी। और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं समूह में, तो वो परमाणु त्रिज्या क्या है, नए कोश बढ़ते रहते हैं और परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु साइज कब बढ़ती है, तो आप क्या बोलोगे, जब वो कोश में ऊपर, ये क्या, समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके बाह्यतम कोशों की संख्या बढ़ जाती है। और यही अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु साइज जो होती है वो कम होती है, क्योंकि कोशों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जब मैं सोडियम से मैग्नीशियम की और फिर एल्यूमिनियम फिर सिलिकॉन ऐसे आगे की तरफ बढ़ती हूँ, तो ये देखो परमाणु त्रिज्या मैंने लिखी है वो धीमे धीमे कम हो रही है, यानी बाएं से दाएं जाते जाते ये 99 तक आ गई, 186 से तो कम हो गई। इसी तरीके से जब मैं समूह फर्स्ट की बात करती हूँ, तो लिथियम से जब सीजियम तक जाती हूँ, तो ये परमाणु त्रिज्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना है कि संयोजकता क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे।